अब इस अकॉर्डिंग हम जो बोल रहे हैं स्क्रीन, यानी इस पे जो स्क्रीन पे होगा वो और इसका माइक दोनों एक साथ एक्टिव हो गए, यानी ये आपको थर्ड पार्टी ऐप लेनी पड़ती है इसके लिए, यानी जूम और थर्ड पार्टी दोनों मिक्स करके सेटिंग में चेंज कर रखा है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ी देर में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन इसकी एम बी एम रियली सॉरी थोड़ी ज़्यादा बनती हैं, 300 MB। तो मैं आपको जैसे कोई ऐप के थ्रू ब्लूटूथ एटसेट्रा के थ्रू किसी एक को बेच दूंगा, वो दूसरे को दे देगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है पेज नंबर 2.14 पर फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में सबसे पहली बात क्या है कि हमने इस 40 साल में, डियर, मैं अब आपका नाम नहीं लूँगा जान करके ताकि फ्यूचर में कोई इस वीडियो को देखे, तो प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों, इस 40 साल में हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए सेकंड लाइन का मिड वर्ड है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये खास बात है, इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि हम इंपोर्ट के रिडक्शन पर फोकस करेंगे। यानी प्यारे दोस्तों, एज अ फ्रेंड मैं आपसे, चाहे उम्र में 30 साल बड़ा हूँ, फिर मैं आपसे एक एज अ फ्रेंड एक बात आपसे कहता हूँ कि अगर आप जो भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में मान लीजिए एक बार वेस्ट है तो वेस्ट नहीं होता, अगर आपको करियर है तो, अगर करियर किसी का तो वेस्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप ऐसे ही या व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह जो भी कोई एंटरटेनमेंट, उनको 1 महीने के लिए थोड़ा कम कर दीजिए, तो आपके पास पढ़ाई के लिए समय निकल ही जाएगा। यानी कोई भी काम दूसरा करते हैं उस गलत काम को बंद कर दीजिए। जैसे आपका 26 नवंबर को कंप्यूटर का पेपर था, आपने क्लास में वो बहुत अच्छा करा, यानी मेरा हर बात को आप हर कंडीशन में अप्लाई नहीं करिए, पहले खुद से अपने आप से एक्सेप्ट करिए, नहीं यार सर को बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, सर अच्छी बात है, लेकिन मेरे केस में सही नहीं है। अगर घर में आपकी ज़रूरत है, भगवान ना करे कोई बीमार है, तो पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन अगर कोई दूसरा एंटरटेन करें, छोड़े एंटरटेन बाद में 1 महीने बात कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप आंसर देंगे, आप बोल भी सकते हैं, अलाउड है। 1950 में, हाँ पेपर में एक क्वेश्चन होगा, इसके 95% चांसेस क्वेश्चन के होने के। 1950 में पूरे वर्ल्ड में जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है उसमें इंडिया का शेयर कितना था। एक बार क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन आप प्लीज़ इंग्लिश में होगा, एक बार मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब नहीं कि इंग्लिश एवरेज या वीक है, आई एम रियली सॉरी। तो इन 1950 कॉमा इंडिया शेयर इन टोटल वर्ल्ड ट्रेड वॉज ब्लैंक। अब खाली जगह है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट इज 1.78%, सेकेंड ऑप्शन इज 2.78%, द थर्ड इज 2.0 एंड फोर्थ इज लेस देन 1%। इनमें एक सही है, एक सही है। तो आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए, मैं आंसर नहीं बोल रहा, आप समझ गए, लिखा हुआ है, आप देखिए, ये आपको याद रखना है। यानी 1950 में, इन 1950 पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड था, वर्ल्ड ट्रेड का मतलब क्या है कि आपका नाम जर्मनी है मान लीजिए, आप यूएसए मान लीजिए, आप इंडिया हैं, आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हैं, ये सभी फॉरेन सभी कंट्रीज हैं, उनमें हमारा एक इंडिया है। तो इन सब आपस में सभी कंट्रीज जितना लेन देन करते हैं उसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड। सभी देश आपस में जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उस वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया से पूछा कि भाई सब कितना करते हैं, कह रहा 100 रुपये का। अमेरिका, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यूएसए, यूएसए इंग्लैंड, इंग्लैंड इंडिया, सब मिल करके जितना भी करते थे वो 100% था। ओके, तो उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया का शेयर, इंडिया का पार्ट कितना था, तो आंसर इज 1.78। हो सकता है पेपर में 1.78 ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो लेस देन 1%, ओके, लेस देन 2%, या एग्जैक्ट 3%, या एग्जैक्ट 10%। तो लेस देन 1 तो गलत हो गया क्योंकि 1.78 है, लेस देन 2 हाँ ये सही है, और लिखा है लेस देन 3 कहता तो फिर सही हो जाता, लेस देन 2 भी सही है, लेस देन 3 भी सही है, तो लेस देन 3 नहीं बोलेगा वो एग्जैक्ट 3, एग्जैक्ट नहीं 3, बस इतना 3% ये लिखा होगा, 3% लिखा होगा, 4% ये लेस देन 1, लेस देन 2, 3, लेस देन 3 नहीं 3 और 4। तो इसमें सेकंड ऑप्शन को आप बी को सही कर देंगे। आसान बात है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सर हम पढ़ रहे हैं इन 40 सालों में 1950-1990, इन 40 सालों में इंडिया का फॉरेन ट्रेड के बारे में बताइए। ओके, तो पहली बात आ गई कि इंडिया में जो स्ट्रेटजी पॉलिसी थी, जो इंडिया की सोच थी, वो थी कि हमें इंपोर्ट नहीं करना, किसी भी तरह से अपने पैसे को सेव करना है। सेव, तो हमारा सिर्फ फोकस था फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना। क्यों, हमारा पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 1.78% था, पहले ही कमाई बहुत कमा रही थी, जो थोड़ी सी कमाई उसको फालतू में खर्च करो। हाँ बहुत एसेंशियल इंपोर्ट है, एसेंशियल बहुत ज़रूरी इंपोर्ट है, दवाई लानी है दवाई तो लाएंगे भाई, चाहे कहीं से उधार पैसा लेके लानी पड़े, लेकिन कोई बर्गर यार छोड़ यार, यानी कोई कंजम्पशन से रिलेटेड चीज़ें, कंजम्पशन तो उसको छोड़, नेसेसरी कंजम्पशन रोटी है तो करना पड़ेगा। फिर से सुनेंगे,
कंजम्पशन के भी दो पार्ट कर देंगे टर्म 2 में, केनेशियन थ्योरी में। अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे। कीन साहब आपको फ्यूचर में कोई बर्गर और रोटी में डिफरेंस बताएंगे। तो रोटी तो खानी ज़रूरी है, हर आदमी खाता है, गरीब हो तो भी उसके बिना, उसको बोलते हैं उस लेसन में कुछ मैं ब्रीफ में बोलता हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन प्यारी बेटिया जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता, मर जाएगा। यार जब मर जाएगा तो ऐसा पैसा कमाना, इतनी मेहनत फिर किस लिए है? तो जीवन तो सबसे पहले ज़रूरी है, लाइफ सबसे पहले ज़रूरी है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा क्या होता है, मैंने अपनी लाइफ में इस दूसरे वाले पार्ट को बहुत कम आने दिया है, इसका नाम है इंड्यूस कंजम्पशन। हमारे कोर्स में है, टर्म 2 में फिलहाल नहीं बोलेंगे। तो बर्गर खा रहे हैं, महंगी महंगी लग्जरी कार परचेज कर रहे हैं 40 लाख की, यार होगा तो ले भी लेंगे, देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ाई सबसे पहले, सिर्फ पढ़ाई ऑटोनोमस कंजम्पशन ना बेटा, पढ़ाई इन्वेस्टमेंट है। तो नहीं, एक पार्ट है कंजम्पशन और दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जोड़ के बनता है एग्रीगेट डिमांड। टर्म 2 में है लेसन नंबर 7, फिलहाल आ नहीं रहा तो थोड़ा कम बोलेंगे। कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस मैंने बर्गर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी जी लेंगे कोई लेकिन ऑटोनोमस तो बहुत ज़रूरी है। रोटी, सादी दाल, दाल के बिना कैसे जीवन चलेगा? तो दाल रोटी दवाइयाँ इस कैटेगरी में आती हैं। और एजुकेशन जो वो इन्वेस्टमेंट है। तो हम हमसे कहना चाहते हैं, जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी थी तो क्या इंपोर्ट सारा बनता? ना बेटा, जो हमारा ऑटोनॉमस इंपोर्ट था, नेसेसरी एसेंशियल इंपोर्ट था, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जो लग्जरी इंपोर्ट था उसमें हमने हैवी ड्यूटीज, बहुत 300% टैक्स लगाया हुआ था। अगर आदमी कहे गोल्ड लेकर आना है तो पहले 10 ग्राम से ऊपर गोल्ड लाने पे जेल थी। मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, 10 ग्राम गोल्ड। लेकिन 24 जुलाई 1991 में भारत सरकार ने 5 किलो गोल्ड यानी 5000 ग्राम, एक बार फिर सुनेंगे, कहाँ 10 ग्राम कहाँ 5000 ग्राम, आप डिफरेंस देखें, 500 गुना गोल्ड के इंपोर्ट पे जो बैन लगा तो हटा दिया। आज 5 किलो तक आप गोल्ड ला सकते हैं, ये रिकॉर्ड और इसमें आप सुन लीजिएगा। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, हाँ ये है और हमारे कोर्स में भी है एज वेल। तो प्यारे दोस्तों, हमने बात सीखी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में पहले ये था कि इंपोर्ट करने पर बहुत सारी हैवी ड्यूटीज़ थी, और दूसरा हमारा मेन पर्पस था यार पैसे, फॉरेन एक्सचेंज, पहले जेब में हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे आरबीआई में, जो विदेशी धन था वो कम था, थोड़ा था, तो उसको सेव भी करना था, क्या पता कोई इमरजेंसी, कोई मजबूरी ना आ जाए आने वाले फ्यूचर में। तो पहले हमारी 40 साल तक सोच रही फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की। तो इसको एक बार बुक में देखते हैं, मैं किताब में पढ़ के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप आ गए हैं फर्स्ट बुलेट। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन पढ़ता हूँ पहले, जो ब्लू कलर से लिखा उसके नीचे फर्स्ट लाइन, इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट को जोर से बोलेंगे क्योंकि ये फिल द ब्लैंक में वर्ड हो सकता है। इन ऑर्डर टू ब्लैंक, यानी ब्लैंक में आपको पढ़ना है कि क्यों हमने ऐसा करा था। तो प्यारे बच्चे, हमारा मेन रीज़न था कि हम पाकिस्तान, जर्मनी, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, हम उस पर डिपेंड ना हो जाएं। यार जो कड़ी है ना वो आपके घर से आएगी तो ही हमारे घर में हम रोटी खा पाएंगे। आपके घर से हमारे चावल आप भेजेंगे तो हम भाई तो चावल भेजे ठीक है, नहीं भेजे ठीक है, हमारे घर में नमक है, हम नमक से रोटी खा लेंगे, यार अचार से खा लेंगे। हमें इतनी कड़ी, कोई मालपुए, कोई हमें नहीं चाहिए हमें। यानी एक उन्होंने ज़माने में, एक तो गरीब भी थे, गरीबी बहुत थी, फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा सा जेब के अंदर, आरबीआई में जो विदेशी करेंसी है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम थे। और यही वो बड़ा रीज़न था कि हमने भीख का कटोरा, मैं रिकॉर्ड करता हूँ बात को, फिर दोबारा सुनिए, हमने 7 पेज नंबर 3.3 ऊपर से संदीप गर्ग में, ऊपर से लगभग 7th 8th लाइन में, लगभग वहाँ या 10th लाइन में लिखा होगा, $7 बिलियन हमने मांगे थे वर्ल्ड बैंक से, और उसने हमारी ऐसे इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया, उसने मना कर दिया। भाई बड़ी हमारी बेइज्जती हुई, बहुत बेइज्जती हुई। 1991 हमने, उस समय हमारा बहुत क्राइसिस मतलब हमारा परेशानी का फाइनेंशियल क्राइसिस थे, पैसे की दिक्कत थी। जैसे भी कोरोना के समय बहुत सारे लोगों के घरों में कोई भी जो आदमी काम करता है, कोई बेचारा रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाता है, कोई साइकिल पंचर का काम करता है, कोई छोटा मोटा ट्यूशन वाले को, फिर मैं कहूँगा जूम पर उनको बड़ी हेल्प मिली, ट्यूशनें फिर भी इतनी कम नहीं हुई। लेकिन जो नॉर्मल आम आदमी थे, बेचारे गरीब लोग, उनके साथ तो कोरोना के पीरियड में काफ़ी इनकी इनकम कम हुई। तो उस समय हमारा क्राइसिस था 1991 में। तो उस समय हमने वर्ल्ड बैंक को IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, पेपर में फुल फॉर्म आ सकती है, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पेपर के बाद आपको बता दूंगा। देखो मैंने कहा था आपसे रिकॉर्डिंग में उसमें, तो IBRD की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या वर्ल्ड बैंक का सिनोनिम, या वर्ल्ड बैंक से पूछ सकता है कि हमने कितना लोन मांगा था। तो आंसर है 7 बिलियन, B फॉर बिलियन, बिलियन में 100 करोड़ को, 1 बिलियन में तो 100 करोड़ होता है, मैं ये बोलूँगा नहीं, 7 बिलियन याद रखना है, डॉलर।
$, हमने मांगा था, उसने मना कर दिया, तो उसने फिर दिया, हाँ दिया, कब दिया, उसने कहा मेरी 3 शर्तें अगर मानोगे तो दूंगा। वो 3 शर्तों का नाम था LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो उसने कहा अगर आप एक्सेप्ट करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो हमने 3 कंडीशन रखे हैं मानते हो तो अभी दे देते हैं। तो हमने मजबूरी में LPG अडॉप्ट करा था, जैसे आज हम अपने कंधे ऊंचे करके बोलते हैं देखा, अरे देखा क्या, तुमने मजबूरी में LPG एक्सेप्ट कर। तो अच्छी बात है कि उन लोगों ने अच्छी बात बताई, भगवान के दया मान लो, आपकी मेहनत मान लो कि आज आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतने बड़े आदमी हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, ऐसा दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, होपफुली कि हमने क्या क्या देखा कि इस 40 सालों में फॉरेन ट्रेड के बारे में वर्ल्ड में शेयर कितना समझ गए। पॉलिसी का नाम क्या था? पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसे और बोलते क्या है? इनवर्ड लुकिंग। सर दिखाना कहाँ लिखा है? मैं आता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ। और क्यों था? इन ऑर्डर टू, क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्यारी बेटी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर सेल्फ रिलायंट, आमतौर पे मैं ऐसा नहीं कर रहा कि गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ, सभी के लिए, चाहे बॉयज़ हैं उनके लिए भी कर रहा हूँ। घर का छोटा मोटा काम आना चाहिए, चाय बनाना। कभी मान लीजिए कि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, या दीदी ट्यूशन गई है, पापा ऑफिस हैं थके हुए सिर दर्द बोलें, तो आप चाय बना के उनको दे दें। इसमें कोई भाई कोई लड़का या लड़की कोई भी चाय बना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मैं बहुत बड़ा काम आपको सीखने को किचन का नहीं कह रहा, लेकिन नॉर्मल छोटे सेल्फ रिलायंट का मतलब अपने आप पे इंडिपेंडेंट, अपने आप पे डिपेंड। कल आप हॉस्टल में पढ़ने जाएंगे, आप कल कोई बच्चा, इसमें साइंस के बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो MBBS करने, इंजीनियरिंग करने बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अब्रॉड भी, जैसे पंकज सर का बच्चा गया हुआ है लंदन पढ़ने के लिए। तो वहाँ मान लीजिए उसे चाय बनानी पड़े या और भी कुछ काम हो, ये मान लो आपको 3 बजे पढ़ रहा है, अभी उसने बोला कि 15-17 घंटे वो पढ़ रहा था, तो रात को 3 बजे भूख लग जाए, तो आजकल तो मैगी है एटसेट्रा, फास्ट फूड है, जल्दी से बच्चा घर में बना लेता है। तो सेल्फ रिलायंट का मतलब तो दूसरे पेटे में ना होना, कि जहाँ वो पेइंग गेस्ट हैं उनको, आंटी को जगाएं रात को 3 बजे कि खाना बना दे, यार क्यों किसी दूसरे को परेशान करें। तो 2 बातें, एक तो 2 शब्दों में बोले, एक तो सच में, इधर देखेंगे प्लीज़, सच में देखिए कॉइन्स की आप आवाज़ सुन रहे हैं, सच में। एक तो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम थे, ओके। और दूसरी बात है, हम चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, यानी हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे कि हम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एटसेट्रा एटसेट्रा, हम किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। तो इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर, वाइटल में ना इंपॉर्टेंट, जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, यानी कि हम हर चीज़ पे जर्मनी से कह रहे हैं, या हम फ्रांस से, जैसे भी आपको फाइटर प्लेन्स के बारे में पता होगा, हमने फाइटर प्लेन्स फ्रांस से लिए हैं, या F-16 की बात करें फाइटर प्लेन, ठीक है, जो चीज़ आज आपको नहीं आती आप मंगा लो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, और ये ज़रूरी भी है, एसेंशियल है। यानी जो चीज़ आपको आज के टाइम में, टॉपिक अलग है, लेकिन उस ज़माने में क्या था? उस ज़माने में इनवर्ड, मैंने गेट खोल के आपको दिखाया था अंदर की तरफ, आपको ऐसा याद है? हाँ सर ने ऐसा बोला था। कई बार हम जो काम करते हैं एक्टिविटी, उसे बच्चों को वो एग्जामिनेशन में क्लिक करता है। सर ने बोला था इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड, कि हमने एक तो पैसे भी नहीं थे और दूसरा सेल्फ, 2 वर्ड याद रखेंगे, 2 वर्ड। तो कह रहे कि इंडिया हैज़ फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग, हम रिप्लेस कर रहे हैं मैनी इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये कह रही है चाचा पिज़्ज़ा मंगा लो। मैंने कहा क्या पिज़्ज़ा कर रही है, घर में आलू का पराठा बनवा देते, पनीर पराठा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कि ठीक है क्या करे, कोई बात नहीं पापा आप जैसा कहो, चाचा आप जैसा कहो। तो मैं कहता हूँ हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जो इंपोर्ट करते उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। आगे क्या कहता है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इन द फर्स्ट 7 प्लान, यानी पेपर में बोलेगा कि ये इधर देखिए, मैंने बोला 4 FOUR 4 डिकेड्स, यानी 40 साल। इन 40 साल में हमारे 7 प्लान बने थे। LPG हमारा 8th प्लान का पार्ट है, मतलब 8th प्लान वैसे तो 92 में स्टार्ट होता, और LPG 24 जुलाई 91 को आ गई थी, यानी 8th से थोड़ा सा 1 साल पहले। लेकिन 7 प्लान कंप्लीट हो गए थे 1990 में। राजीव गांधी जी दुनिया से 21 मई को गए थे 1991, उसके 2 महीने 3 दिन बाद LPG आई थी। होपफुली आप थोड़ा याद रखेंगे, इसको दोबारा सुन लेंगे, रीड कर लेंगे, इस ऑडियो को देख लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, ओके। तो फर्स्ट 7 प्लान में हमारी कौन सी पॉलिसी, तो आप वर्ड अपने पेपर में एक तो लिखेंगे, इसमें देखिए आगे आप देखिए पेंसिल से अंडरलाइन है, जो देख सकते हैं उसमें देखिए, बुक में देख लीजिए, चाहे जूम पे देख लीजिए। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, ये हमारी, इसको क्या बोलते हैं? द स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड, आप में से कोई बच्चा बोली मैं इस स्ट्रेटजी को और क्या बोलते हैं? द स्ट्रेटजी ऑल्सो कॉल्ड, इसी इनवर्ड लुकिंग, शाबाश वेरी गुड, इसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आगे जो 2 सेकंड 3rd पॉइंट है आप देख रहे हैं, मैंने इसको काट रखा है क्योंकि रिपीट कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे काट रखा है कि टाइम वेस्ट की बात है। हाँ ऑथर तो ठीक है, चलो अपनी तरफ से चाहते कि बच्चा 2 बार 3 बार एक ही बात को पढ़े ताकि याद हो जाए। हम अगला पेज पे आते हैं, द नेक्स्ट।
अब अगला पेज कहता है, मैंने इसको देखिए टॉपिक को हल्का सा चेंज करा है, इन्होंने कहा एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में से अंडरलाइन करके आगे लिखा है एडवांटेजेस स्लैश करके मेरिट्स, यानी ट्यूशन पढ़ने के ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ते हैं, यानी कि ट्यूशन पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, ट्यूशन पढ़ने से लाभ, एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस, मेरिट्स या ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। ओके, तो इसके अंदर मैं स्पॉटलाइट यूज़ करता हूँ। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सक्रिप्शन कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, यानी इसके अंदर दो बातें हमें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, आप में से कोई एक बच्चा पढ़ के बताइए। अभी मैंने आपको 2 बार 3 बार बता दी, क्या क्या बात बताई, क्या हमने बात बताई, क्यों हमने ये पॉलिसी यूज़ करी। सेविंग ऑफ प्रेशियस फॉर एन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। 2 शब्द आप याद रखेंगे, एक तो मैं फिर से ये कॉइन्स के बाद कोशिश करता हूँ सुन पाएँ, ये मान लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज है, समझाने के लिए कह रहे हैं, तो एक तो हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है ताकि वो कहीं मजबूरी में कोई बहुत जरूरत पड़े तो काम आ जाए, और दूसरा है सेल्फ रिलायंट, या क्यों हम पाकिस्तान पे, जर्मनी पे, अमेरिका पे, ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे, इन पे क्यों डिपेंड रहे, या खुद से करेंगे, मेहनत करेंगे, करके दिखाएंगे। तो ये 2 उस समय के हमारे ऑब्जेक्टिव थे। तो अगर पेपर में पूछता है 2 ब्लैंक आएंगे, प्यारे बेटा 2 ब्लैंक आएंगे, ओके, विभा ज्वाइन कर रहे हैं इसके अंदर, आप लोग भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। इधर देखेंगे प्यारे बच्चे, तो 2 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए प्यारे बच्चे, 2 बातें हैं, एक है सेविंग और दूसरा सेल्फ रिलायंट। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटा। मैंने इसको मेथड्स ऑफ डिक्री, मैंने पेंसिल से लिखा है, प्यारे बच्चे आप इधर देखेंगे, आखिर वो 2 तरीके क्या हैं, माय डियर फ्रेंड, वो 2 तरीके क्या थे जिनसे आप इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। वो 2 मेथड में पहले का नाम है टैरिफ, टी फॉर टैरिफ, टैरिफ को मैं समझाने के लिए टैक्स बोल देता हूँ, समझाने के लिए, वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स है, यानी ये एक्साइज ड्यूटी जैसे जो प्रोडक्शन पे लगती है वो नहीं है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में कोई चीज़ बन रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर टैक्स लगाती है। आपने कार बना ली, लाओ एक्साइज ड्यूटी निकालो, जब अगर कार बिकेगी तो सेल टैक्स लगता था, अब तो ये सब जीएसटी के कैटेगरी में 1 जुलाई फर्स्ट को कह सकते हैं 1, फिर जुलाई 7वां महीना है 7 और 17 ईयर की बात है 2017, तो 17 2 बार आ गया 1717, एक साथ हम सब एक फैमिली, आप मेरे बच्चे हैं, हम सब एक साथ है, तो जीएसटी की डेट इस बहाने याद हो गई, कब इंप्लीमेंट हुआ जीएसटी, तो 1717 1 जुलाई 2017। आगे बढ़ते हैं, तो एक बात थी कि आप जो बच्चे हैं इनको देखें, ये बहुत अमीर है, सच में ये बहुत अमीर हैं, तो ये अमेरिका से या जर्मन कार जो होती हैं आप लोग जानते हैं बहुत हाई क्वालिटेटिव होती हैं, या कोई अमेरिका की या किसी और यूरोप की कोई कार मान लीजिए, तो ये वहाँ से कोई कार 2 करोड़ रुपए की, या दुकाटी ये कोई बाइक 20 करोड़ रुपए की, भाई साहब बहुत महंगी है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। उस ज़माने की बात एक बार मान लीजिए, उस ज़माने में आती थी नहीं आती मुझे पता नहीं, एक बार मान लीजिए उस ज़माने में ये 20 करोड़ की कार 1950-90 इस 40 साल की बात कर रहे हैं, ये कोई कार इंपोर्ट कर रहे, कोई एरोप्लेन एटसेट्रा कोई भी चीज़, तो भारत सरकार ने कहा कितना फॉरेन इसमें खर्च हो जाएगा। वन थिंग, पहली बात है क्या इसको रोकने के लिए क्या करें यार, क्या करें, तो हमने कहा भाई साहब अब मंगा लो, ये 20 करोड़ के अगर मंगा सकते हैं, इस पर 300% टैक्स है, 20 करोड़ का 300 बनता है 20 यानी 60 करोड़ टैक्स है, यानी 20 करोड़ की चीज़ 80 में पड़ेगी, तो हमने कहा छोड़ यार क्या मंगानी। तो एक तरीका था टैरिफ को क्या कर दो, आपको बोला इंक्रीज, टैरिफ को क्या, इंपोर्ट पर जो टैक्स क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो आम जनता इंपोर्ट करेगी नहीं, यानी इंपोर्ट को रिड्यूस करने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था हाई टैरिफ, क्या है बोलिए, शाबाश, हाई टैरिफ, यानी हमने इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसे बढ़ा दिया था। और दूसरा इधर देखेंगे, तो मैंने से पूछा हाँ जी प्यारी बिटिया आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, सर मैं ब्लेजर्स कोट इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं कपड़े जैकेट्स मंगा रही हूँ अमेरिका से। मैंने कहा कितनी, कह रही 150 जैकेट्स। मैंने कहा फिर से बोली प्लीज़, मैं सुन नहीं पाया। कह रही 150 150 जैकेट मंगा रही हूँ। मैंने कहा सुनिए भाई साहब सुनिए, अरे बहन जी सुनिए, अरे प्लीज़ सुनिए मैम, आप 3 जैकेट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, हाँ अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट मोर देन 3 जैकेट्स। आप 3 जैकेट मैक्सिमम मंगा सकते हैं, इसे बोलते हैं कि हमने कोटा, एक बार फिर सुनेंगे, कोटा फिक्स करते, कोटा में नहीं मैक्सिमम क्वांटिटी, फिक्सिंग मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कितना इंपोर्ट कर सकता है। मैं तो अमीर हूँ भाई, आपकी अमीरी नहीं पूछी हमने आपसे, आपको बोल दिया आप 3 लैपटॉप से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, आप 3 कार से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, आप 2 एरोप्लेन से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी जब इंपोर्ट को हम कंट्रोल करना
चाहते थे, कम करना था, हमने दो तरीके अपनाए। एक तो टैरिफ बढ़ा दिया, इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया एक, और दूसरा इंपोर्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर दी। इजी दो ही बातें, आसान बातें थी। यानी हमने दो बातें करी। एक करा हमने टैरिफ इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है जिसे टैरिफ कहते हैं, वो टैरिफ क्या करा, बढ़ा दिया। और कोटा क्या कर दिया कि भाई कोटा हमने फिक्स कर दिया, भाई इतना ना ना ना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। आशा है कि दोनों पॉइंट आसान है। कोटा का मतलब इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको हल्का हल्का याद होगा, मैंने लैंड सीलिंग एक्ट में आपको इसी लेसन में लैंड सीलिंग बताया था। बड़े बड़े जमींदार, यानी आपके परदादा जी की बात कर रहे हैं, आपके परदादा जी, ये बड़े अमीर जमींदार, बड़े बड़े लोग थे, लैंडलॉर्ड। इनके पास ज़मीन थी 2000 हेक्टेयर। सरकार ने कहा ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या नाम है, कह रहा सेठ धनपत राय। कहते भैया जी प्रणाम, 150 हेक्टेयर से ज़्यादा कोई आदमी इंडिया में ज़मीन नहीं रख सकता है। वैसे स्टेट वाइज अलग अलग था, वो बीकॉमर्स थर्ड ईयर में, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम अभी छोटे लेवल पे इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इधर देखेंगे। तो मैं कहता हूँ सरकार ने बोल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा दोज डेज, उस समय कहा कि 150 हेक्टेयर, जैसे उत्तर प्रदेश है और आप मान लीजिए नदी के काफ़ी करीब हैं, फर्टाइल एरिया है, तो ज़मीन कम थी, और जंगल के पास है, बैरन यानी बंजर, इनफर्टाइल लैंड है, तो ज़मीन ज़्यादा थी, 4 टाइम्स ज़्यादा थी। अब नदी के पास है 100 हेक्टेयर, नदी से बहुत दूर है तो 400 हेक्टेयर। यानी हेक्टेयर कोई फिक्स नहीं था, जगह वाइज था, स्टेट वाइज था, लेकिन ये है कि मैक्सिमम लिमिट ज़मीन की फिक्स करी थी, किसमें, लैंड सीलिंग एक्ट में। लैंड सीलिंग इसी लेसन में हमने पढ़ा था। लेकिन फिलहाल क्या पढ़ रहे, फिलहाल तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं पढ़ रहे, इस 40 साल का एग्रीकल्चर नहीं, हम पढ़ रहे इस 40 साल में फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो फॉरेन ट्रेड में डेटा पहले याद कर ले, 1.78 पूरे वर्ल्ड ट्रेड का था। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी हमने यूज़ करी, जैसे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसमें हमने इसको करने के लिए 2 मेथड यूज़ करे थे। एक कर रहा था कि हमने टैरिफ को बढ़ा दिया, एक कोटा के अंदर था कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके पर्पस क्या थे, इसके 2 पर्पस थे। फिर आवाज़ सुनिए आप इन कॉइन्स की, 2 बातें थी। एक तो हमें फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना था और साथ में सेल्फ रन बनना था। सेल्फ रन का मतलब है यार दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, अपने आप से करके दिखाएंगे। आशा करते हैं ये आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके आगे इन्होंने रीजंस बताया है। मैं इसे ऐसा समझता हूँ कि हम ऊपर जो ऑब्जेक्टिव पढ़ के आए हैं, ये वही बात रीज़न के नाम से दोबारा से हमें बता रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों करा। मैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए इसको पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में से पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट टॉपिक है इसके बाद हम अगला टॉपिक भी करेंगे, रिक्वेस्ट है, छोटा सा टॉपिक है, लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पेंसिल से आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा, आप ये मैं स्पॉटलाइट यूज़ करता हूँ रीजंस। तो रीजंस में हम यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड लाइन में आते हैं। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, यानी हमारे इंडिया की बात की जा रही है। जितने भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं जो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग हैं, आर नॉट इन अ पोजिशन टू कॉम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस बाय मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज। यानी हम अभी नए नए आज़ाद हुए थे, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं। इसके 10, 12, 15, 18 साल बाद हमको एकदम बहुत जवान तो बहुत तगड़े तो हो, अमीर तो हो नहीं गए थे। यानी उस समय में कोई अमेरिका की कार है, कोई इंडिया की कार है। एक बार फिर सुनेंगे, कोई अमेरिका की कार है या कपड़े है, कुछ भी चीज़ है, एक इंडिया के तो इंडिया के ऑब्वियसली। एक बच्चा मुझे बात बताइए कि 3री 4थी क्लास का बच्चा है और एक IAS कर रहा है, और सच में वो 12th का टॉपर है, उसने कोई BCom या BA या जो भी कुछ करा उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। वो आदमी 24 साल का, 22 साल का आदमी, 22 साल का एक लड़का टॉपर, और एक 4th क्लास का छोटा सा बच्चा, इन दोनों को क्या फेयर है, क्या ये उचित है, क्या ये सही है यार? कहाँ इंडिया, कहाँ वो जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, इनसे तो भाई हम तुलना नहीं कर सकते थे, कंपटीशन नहीं कर सकते थे। तो अब सरकार ने कहा कैसे, देखो मेरी छोटी सी बिटिया, देखो ये छोटे से मेरे बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, अगर इनको किसी बहुत बड़े पहलवान से इनको कहा जाए कि आपको फाइट करनी है तो गलत है ना, अनफेयर है। तो मैंने कहा कैसे करें, तो वो जो पहलवान है वो इनसे लड़ने के लिए आ रहा था। मैंने कहा ए क्या नाम है आपका? कह रहा मेरा नाम है मिस्टर अमेरिका। मैंने कहा सुनिए, आप हमारे इंडिया में आ सकते हैं इनसे लड़ने के लिए, लेकिन आने से पहले आपको 400% पहले इंपोर्ट ड्यूटी आप पे लगेगी। कह रहा कौन आए? मैंने कहा अच्छा बताओ। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे यार, मेरे जो इंडिजीनियस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे ढाबे थे देश में। अगर उस समय ढाबों के समय में मैकडोनल्ड्स इंडिया में आ जा, सब लोग इंडिया के बायर्स मैकडोनल्ड के बर्गर लेते, डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेते, तो ढाबे वाले कैसे चलते मेरे देश के? तो मेरे देश के ढाबे वाले चल सकें, इसलिए ढाबा एक फूड प्लेट, एक मील प्लेट, एक भोजन की थाली कितने में दे रहा है? उसमें 4 रोटी हैं, 2 सब्जियां हैं, एटसेट्रा। ये चीज़ें कितने? 10 रुपये की। और अगर वो मान लीजिए 5 रुपये में वैसा ही फूड दे दे, लेकिन
बर्गर टाइप, ठीक है, वो जंक फूड होता है। एक बार ऐसा हम समझाने के लिए मानते हैं कि क्वालिटी लगभग दोनों की सेम है या उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है और प्राइस भी उनका कम है। तो प्राइस कम है तो हमारे इंडिया के जो बायर्स है वो तो ये बर्बाद हो जाएंगे, कोई ढाबे से थाली नहीं लेगा और हम चाहते ढाबे की थाली बिके। हमारा जो करतार सिंह है, विनय है, जो भी कोई है, मोहन है, कोई भी दुनिया का आदमी है, उसका इंडिया का सामान, इंडिया के प्रोड्यूसर का सामान बिके, तो हम चाहते हैं उनका सामान ना बिके। तो मैंने मिस्टर मैकडोनल्ड से कहा, मिस्टर अमेरिका से कहा कि आ जाइए इंडिया में आ जाइए, लेकिन कितने का बर्गर आपका है? कैसा 5 रुपये की थाली है खाने की? मैंने कहा जी इस पर 1000% टैक्स लगेगा, यानी 5 रुपये का 1000 में 10 गुना यानी 50 रुपये टैक्स है। अगर 5 रुपये की थाली पे 50 रुपये टैक्स, 5 रुपये की थाली है, 50 रुपये टैक्स है, तो थाली का प्राइस 55 हो गया। अब अमेरिका, मिस्टर अमेरिका थाली दे रहा है 55 की और इंडिया का करतार सिंह थाली दे रहा है 10 रुपये की, तो इंडिया की बिकेगी ना? तो इंडिया के लोग प्रोड्यूसर का सामान बिके, यानी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फॉरेन कंपटीशन को फेस ना करें, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय अमेरिका की जो फैक्ट्रीज, अमेरिका की कंपनीज, अमेरिका के जो प्रोड्यूसर्स है वो इंडिया में सामान बेचने में बहुत हैवी ड्यूटीज लगा दी। दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। बात समझ में आई? हम चाहते थे मेरे बच्चों को कोई तंग करने ना आए, तो मैं क्या करूंगा, जो आ रहा है आने से पहले कंडीशन लगा दी। वैसे वो आज कंडीशन नहीं है, क्योंकि आज हम पहले से काफ़ी बेटर सिचुएशन में हैं। आज हमने ग्लोबलाइजेशन में सारे, और वैसे कहा तो मैं वर्ल्ड बैंक ने था तुम ये कर दो तुम अमीर हो जाओगे, और हमने करा भी, हमने उनकी बात मानी और सच में उनका सजेशन अच्छा था। आज हम पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपका स्कूटर सामने किसी का है तो एडजस्ट कर लीजिए, कार यहाँ पे वो, थैंक यू। मैं एक बार देख ले, मैंने पॉज कर लिया, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। चलो ठीक है, बेटर इधर, थैंक यू डियर। ये मैंने पॉज कर लिया, रुक गया है, इसको स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। अच्छा जी प्यारे बच्चों, तो रिक्वेस्ट हमने ये देखा कि मेरे जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, हमारे देश के उस समय के जो प्रोड्यूसर थे बेचारे सीधे गरीब, क्वालिटी भी उनकी चीज़ की अच्छी नहीं थी। अमेरिका की क्वालिटी अच्छी थी, जर्मनी की क्वालिटी अच्छी थी, तो हमने उनको वही रोकने के लिए क्या करा, उनमें बहुत टैक्स लगा दिया। आसान बात है, सिंपल बात थी। और एज वेल कुछ मान लो अगर कह दे देंगे टैक्स, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो आके हमारे बच्चों को, यार हमारी जो छोटे छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, इंडिजीनियस हमारी इंडस्ट्रीज़ है, हमारी इंडिया की फैक्ट्रियां हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो सच में मैंने कहा सुनिए भाई साहब, एक बात भी, एक लिमिट भी है। आप सिर्फ तीन ही लोग आ सकते हैं, 3 ही जैकेट ला सकते हैं, 3 ही कार आ सकते हैं, यानी हमने कोटा भी फिक्स कर दिया। पहले मैंने टैरिफ भी लगा दिया, टैरिफ भी और कोटा भी, इन 2 तरीक़ों से हमने कहा, ताकि हमारे देश की जो छोटी छोटी इंडस्ट्री, इनको हमें करना है। आपका नाम मैं बताता हूँ, आपका नाम है प्यारी बेटिया, इन्फेंट, छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा 17 साल का बच्चा, इसको तुम टाटा या बिरला या उससे बिल गेट से, जगरबर्ग से, इनसे कंपटीशन कराओ, वो 6 लाख करोड़ का आदमी है। इनकी, मेरी इनकम 6 लाख रुपए सालाना है या मंथली 6 लाख है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कहाँ पे एक 6 लाख का आदमी, एक 6 लाख करोड़ का। यानी उस समय, आज तो एलपीजी पॉलिसी आ गई है, 24 जुलाई 1991 से स्टार्ट हो गई, हम लोग जानते हैं लेसन 3 में। लेकिन फिलहाल इस लेसन 2 में बता रहे हैं कि मैंने अपने इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री, ये वर्ड याद रखना है। मैं आपको 4 सेकंड देता हूँ, याद करें इस वर्ड को। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट तो आसान वर्ड है, प्रोटेक्ट करना, जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों को बचाते हैं, आप भी मेरे बच्चे हैं। तो टू प्रोटेक्ट किसको? छोटे को। जब आप बड़े हो जाएंगे, मेरे से भी बड़े हो जाएंगे, अति महान हो जाएंगे, तब मैं आपको कैसे, आप मुझे तब बुढ़ापे में संभालेंगे बल्कि, लेकिन अभी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। अभी फ़िलहाल क्या है इस 40 साल में, टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, यानी जो हमारे देश के, इंडिया के छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। आसान, इजी, सिंपल बात है, शाबाश। आगे कहता है कहता है एक समय आएगा। अब देखिए, आपको 2021 की बात याद है? 2021 में आप मुझसे पढ़ते थे, 2021 में, आज 2040 है। मैं कितना बूढ़ा हो, तो मैं 50 साल का था, आज मैं कितने साल का हो गया? आज 70 साल का मैं हो गया। 2040 में मैं 70 साल का हो जाऊंगा, आज 50 का हूँ पूरे। आसान बात है। जो आज आप 17 के, तब तो आप 37 के हो जाएंगे यार। 38 साल 40 साल का आदमी तो छोटा थोड़ी होता है। यानी सर हम उस समय इंपोर्ट इनको हटा लेंगे जब कभी ये जवान हो जाएंगे। यार इंडिया कभी तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, कहता है विद प्रोटेक्शन, अगर हम इनको आज प्रोटेक्ट करेंगे, आज दे विल बी एबल टू कॉम्पीट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर मैं आज आपकी बेटा रक्षा करूंगा तो आने वाले टाइम में कभी तो आप स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे।
भाई एक दिन आपके नंबर आए 100 में से 40%, या कभी तो 40 से 60 होंगे, 60 से कभी तो 80 होंगे, 80 से कभी तो 99 100 होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो ड्यू कोर्स यानी इस समय के दौरान इन 20 30 40 50 सालों में इंडिया ठीक हो जाएगा। जब हो जाएगा तब हटा देंगे इम्पोर्ट सब्सिडी पॉलिसी, जैसे हटा दी 24 जुलाई 1991 में हटा दी थी। क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन। क्या कर दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अपनी कमाई को बढ़ाएंगे यार, खर्चों को घटाने की नहीं सोचेंगे, हर समय पैसे को बचाओ ये नहीं सोचेंगे, खूब पैसे वाले बन के दिखाएंगे, अमीर बन के दिखाएंगे, मेहनत करेंगे। ओके। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट वॉज नेसेसरी। इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, कोटा फिक्स करना कि देखिए भाई साहब, मिस्टर एडवर्ड, मिस्टर फिलिप, मिस्टर बैरन, आप इंडिया में आ सकते हैं, लेकिन आप इतना, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नो नो नो, फिर मेरे देश के लोग क्या बेचेंगे। यानी तब हमने हमारे फॉरेन गुड्स हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उनका अपने कोटा भी फिक्स कर रखा था, ताकि हमारे देश के लोगों का सामान बिके। एज देयर वॉज अ रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ड्रेन का मतलब हमारा जो फॉरेन, थोड़ा सा फिर से आप कॉइन के बाद सुनिए, थोड़ा सा तो पैसा यार सीधा आदमी बेचारा है इंडिया अभी, क्योंकि अभी इसने कमाना शुरू ही करा है। आज अब 17 साल के, कल परसों आप 21 साल के हो जाएंगे, 22 साल के हो जाएंगे, 2-4 साल में, अभी नियर फ्यूचर में कुछ समय बाद ही आप 20-21 साल के हो जाएंगे, तब आपकी जॉब लगेगी। स्टार्ट में तो आप 3 करोड़ कमाएंगे नहीं पर मंथ, शुरू में तो 3 करोड़ कमाएंगे, शुरू में तो आपके भाई 40-50 हज़ार सैलरी होगी, 1 लाख 2 लाख सैलरी होगी पर मंथ। लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वालिफिकेशन भी और गेन करेंगे, हो सकता है आप खुद अपने एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, खुद की आपकी एक फर्म हो सकता है आपका नाम ऐसा था कि साल भर में 1000 करोड़ की इनकी टर्नओवर है, जिसका 20% प्रॉफिट है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। प्लीज़ ये बात को मैं फिर से आप बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सुनिए, इम्पॉसिबल कोई वर्ड नहीं होता, वो तो हमारा डर उसको बना देता है। अगर हम सच्ची मेहनत करें, ऑनेस्ट, कि शाम के 8:15 बजे सुबह के, भाई साहब मैं कई बार, मैंने कुछ बच्चों से सीखी बात, मेरी खुद की अपनी थ्योरी नहीं है, मैं एड्रेस में रिकॉर्डिंग पे जैसे बोल नहीं रहा कि मुझे वर्मा ज्वेलर्स की रेफरेंस एक ट्यूशन आई थी, करिश्मा सानी, उस बिटिया ने मुझे बोला, हाँ टॉपर है विद 100% मार्क्स, पंकज के पड़ोस में रहती थी, अब तो शायद उसके पिताजी कैनरा बैंक में मैनेजर थे। तो उसने मुझे क्या बोला कि सर मैं दिन में इतने घंटे सेल्फ स्टडी करती हूँ। 18 साल की उम्र में उसने CA का जो हाफ कोर्स होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक होल्डर के साथ क्लियर करा। 18 साल की बच्ची 17 साल में 12th करी, फर्स्ट ईयर में उसने CA का IPCC दिया, 8 पेपर 8 के आउट ऑफ फर्स्ट में, और क्लियर नहीं, इंडिया में उसका टॉप 50 स्टूडेंट में नाम आया था, चाहे 47th प्लेस पे था, बट 47th डज मैटर। बहुत बड़ी बात है, करिश्मा साहनी। तो फुल स्टॉप। तो मैं कहना ये चाहता था कि उस बच्चे ने बताया मुझे AM PM थ्योरी कि सर मैं 8 बजे सो गई, कह रही मैंने 40 दिन तक सूरज नहीं देखा, कमरे से बाहर निकली नहीं, 40 दिन तक उसने मुझे बोला जनवरी में। तो इसलिए इसलिए मैं अपने आप की भी, मैंने उससे बात ये सीखी कि रात को मैं 1 बजे लिखने का काम शुरू करता हूँ, कई सारे को सीख करके खुद राइटिंग वर्क करता हूँ, फिर से खुद ही टाइप करता हूँ, एडिट करता हूँ। आपने देखा उसको रेड लाइन, आपको जो PDF दूसरी उसमें कोई रेड वर्ड है, किसी का बेस नीचे ग्रीन का रखा है, एटसेट्रा का रखा है, फिर बच्चों को कैसे समझ में आएगा, फुल स्टॉप। तो इन बातों को बताने का पर्पस ये कि हमारी कहीं मेहनत में कमी होती है, हम चीज़ को इम्पॉसिबल बोल देते हैं। चीज़ कोई या किसी ने तो अचीव करी ना, तो उसमें ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है। भगवान ने समय सभी को पूरे दिन में 1440 मिनट दिए, 1440 मिनट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू ईच एंड एवरी पर्सन, सभी को 1440 मिनट दिए हैं। 86400 सेकेंड्स, 8 में 2 कम कर दे, फिर 2 कम कर दे 4, फिर 00 है, यानी 86,400 सेकेंड्स पर डे इन 24 आवर्स टू ऑल। सभी को भगवान ने इतना समय दिया है। वो समय आप कहाँ लगाते हैं? चलो बहुत छोटे बच्चे हैं, मैं भाषण नहीं देता, लेकिन प्लीज़ कुछ समय तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। जब पेपरों का समय, जब पेपर हो जाए तो ठीक है, वापस ये बच्चे हैं, क्यों नहीं हंसी मजाक मस्ती करें, करनी चाहिए, वो भी एनर्जाइज करती है हमें। ओके। तो कहता है कि रिस्क ऑफ ड्रेन फॉरेन एक्सचेंज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया ऑन द इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। बेटा देखो, मैं आपकी पढ़ाई या दूसरी कोई अकाउंट्स की ट्यूशन कभी मना नहीं करता, वही पढ़ाई ये भी पढ़ाई है, ये इको है और वो मैथ्स है, वो अकाउंट्स है। लेकिन आप मान लीजिए कोई टाइम वेस्ट की चीज़ कर रहे हैं, फेसबुक एटसेट्रा जो भी चीज़ होती है, मुझे कम नॉलेज है, एट इंस्टाग्राम और ये सब, अगर ये ठीक है आपकी उम्र, आपको अच्छा लगता है करो, लेकिन पेपरों में तो मत करो। कुछ पेपरों से 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले उसको छोड़ दो, पेपर खत्म, फिर दोबारा उसको स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल करिए, क्यों नहीं करिए। बच्चे यार हंसी मजाक करते हैं, इस उम्र के बच्चे करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें लग्जरी गुड, हाँ मैंने भी थोड़े पहले एक वर्ड बोला था ऑटोनोमस, फिर बोलता हूँ, अगर ऑटोनोमस इंपोर्ट है करो यार, उसमें जिएंगे कैसे, मर जाएंगे। हाँ इंड्यूस है, छोड़ो यार छोड़ो। तो मैं फिलहाल इंस्टाग्राम पेपरों के दिनों में इन सबको इंड्यूस कंजम्पशन मानता हूँ, बर्गर खाना इंड्यूस मानता हूँ। हाँ लेकिन सादी दाल रोटी अब जो खा वो तो जरूरी है भाई, रोटी तो खाएंगे ही, दैट्स ऑल।
कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार इसको थैंक यू आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए। ये हो गया, मेरे में सेव हो जाएगा, एक बार देखते हैं। शायद यहाँ से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि सेव हुआ कि नहीं हुआ, एक बार देखते हैं ट्राई।